हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लो अपडेट चैनल। आप सबका भारतीय हिंदी कानून चैनल टेलीविजन में आपका स्वागत है। और आज मैं हूं आपका एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आज हम बात करेंगे भारतीय हथियार कानून के बारे में, इंडियन आर्म्स वेपन एक्ट के बारे में। तो हथियारों में जो आर्म एक्ट 1959 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस एक्ट में, आर्म एक्ट 1959 में 6 अध्याय आते हैं और इसमें 66 धाराएं सेक्शन आती है। लेकिन ये एक क्लासिफाइड पहला अधिनियम है। लेकिन जो उसके दूसरे अधिनियम है, भारतीय हथियार या वेपन आर्म एक्ट जो है दूसरे, जो कि डिफेंस फोर्सेज में आता है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, है ना, या फिर इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इन फोर्सेज में आता है। या फिर हमारा जो दूसरा हथियार, इनके क्लासिफाइड प्रकार रहता है। मीनिंग डेफिनेशन हथियार क्या होते हैं, कोई भी हथियार जैसे उनका अर्थ परिभाषा। तो हथियार है जैसे डिजिटल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिकल है, फिजिकल वेपन्स है, या फिर केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, एयर वेपन्स है, फ्लूइड वेपन्स है, या फिर हमारा लिक्विड वेपन्स है। ये वेपन्स, भौतिक वेपन्स जो फिजिकल है उसमें ही आते हैं। इनके प्रकार है साइबर, आईटी, डिजिटल, या फिर एटॉमिक वेपन्स है, आर्म्स है, न्यूक्लियर आर्म्स और वेपन्स है, उनके बारे में दिया गया है। ये कैसे वेपन्स हथियार होते हैं, ये जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियर हुआ, या फिर वायरस वायरस वाले जो क्या बोलते हैं, वायरस जो वायरस भी एज ए आर्म्स और वेपन यूज किया जाता है वार्स में, या किसी भी कंट्री द्वारा दूसरी की कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उसके बारे में ये दिया गया भारतीय हथियार कानून में। अब ये आता है जैसे हमारा न्यूक्लियर अधिनियम है, या एटॉमिक अधिनियम है, या फिर हमारे फिजिकल अधिनियम है। और ये इसके प्रकार भी क्लासिफाइड प्रकार है। और ये इनका मीनिंग अर्थ है। जैसे मीनिंग अर्थ में आता है हमारा कि जैसे ये कोई चाकू है, या कोई स्टील का बना हुआ है, या फिर लोहे का बना हुआ है, या अदर मेटल का बना हुआ है, या फ्लूइड का बना हुआ है, या फिर कोई लिक्विड का बना हुआ है, एयर का बना हुआ है, या कोई वायरस है। ये सब क्या आर्म्स और वेपन्स की कैटेगरीज में आते हैं। और इनसे क्या होता है कि आदमी को मारा जा सकता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, या फिर फिजिकल माध्यम से, या डिजिटल साइबर के माध्यम से इनका उपयोग किया जाता है, इनको चलाया जाता है। और इनसे जो इंसान है, या जनजीवन है, या एनवायरमेंट है, उसको डैमेज किया जाता है। किसी भी कंट्री की अर्थ ही होते हैं इनके रिसोर्सेज, स्कोप्स और सोर्सेज। जैसे कि केमिकल या वायरस और केमिकल एनर्जी या अदर एनर्जी वाले जो हथियार वेपन्स आर्म्स एक्ट है, ये एनर्जीज लॉज है, जिसमें साइंटिस्ट होते हैं, या डॉक्टर्स होते हैं, या कोई कंपनी इंडस्ट्री होती है हथियार बनाती है किसी, या कोई इंटरनेशनल या ग्लोबल ये आर्म्स मेकिंग कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है जो कि बनाती है और यूनाइटेड होती है। और इनमें हथियारों के बारे में दिया गया है। और इनमें बताया गया कि महत्व और इसका ऑब्जेक्ट यही है कि देश दुनिया में हथियार किसी भी प्रकार के हैं, चाहे एक वो स्टील का है, या कोई ग्रिप है, या छोटा सा वो नेल कटर ही क्यों ना है, या कोई अदर गन बंदूक क्यों नहीं है, बाउंसरी क्यों नहीं है, पिस्टल राइफल ही क्यों नहीं है, या गोला बारूद ही क्यों नहीं है, बम पटाखे क्यों नहीं है। ये तो एनवायरमेंट को डैमेज तो करते ही है, हमारे पर्यावरण को, साथ ही साथ आदमी की जो बायोलॉजिकल या जो फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल, उसको भी डैमेज करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल जो हथियार होते हैं, जैसे मैंने कहा वायरस, कोरोना वायरस था, और दूसरे और भी वायरसेस आते हैं, वो चाहे नेचुरल डिजास्टर से आते हैं, या नेचुरल फॉर्मेशन से आते हैं, या किसी कंट्री के द्वारा किसी कंट्री के ऊपर क्रिएशन, डिस्कवरी और एक्टिविटीज के द्वारा किए जाते हैं। तो चैप्टर वाइज इनको देखो। नाउ चैप्टर वाइज हेडिंग्स ऑफ एक्ट कोड आर्म्स 1959। मुख्य मेन अध्याय अधिनियम कानून संहिता, भारतीय हथियार कानून आर्म्स एक्ट 1959। इसमें पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट पहला अध्याय, उसका नाम है प्रारंभिकता, प्रिलिमिनरी। और इसमें टोटल कुल मिला के 1 से लेकर 2 तक 2 धाराएं आती है। और जो इसमें दिया गया है, पहले हम बात करेंगे शो टाइटल, कैपेसिटी, एक्सटेंट, एप्लीकेशन के बारे में। शो टाइटल में आता है नाम, तो नाम है इंग्लिश में द आर्म्स एक्ट 1959, और हिंदी में है हथियार अधिनियम 1959। और इसका कैपेसिटी होता है लागू होना। जब भी केंद्रीय सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करके इसको भारत के राज्यों में और अदर प्रांतों में लागू कर सकती है। और वैसे ये 1959 से पूरे भारतवर्ष में 23 दिसंबर 1959 से इसका कैपेसिटी हो चुका है, 23 दिन। और ये अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। दूसरा इसमें आता है इसका अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग और डेफिनेशन में जो सबसे पहले आता है हमारा आता है एम्यूनेशन। एम्यूनेशन क्या होता है? गोला बारूद। गोला बारूद जो दागा जाता है, चाहे वो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, या नेवी में, तीनों डिफेंस फोर्सेज में। इसमें जो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, चाहे गोला बारूद फॉर्म में है, नोक्सियस फॉर्म में है, उसको यूज किया जाता है डिफेंस के द्वारा। फिर दूसरा इसमें आता है वेपन्स या आर्म्स। तो वेपन और आर्म्स में आता है एम्यूनेशन और दूसरे हथियार, जैसे पिस्टल है, गन है, या कोई भी तेज धार वाली कोई तलवार है, लोहे की रोड है, या फिर दूसरे हथियार कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में है, चाहे वो इंटरनेट फॉर्म में है, जैसे इंटरनेट से टाइम सेट करके इंटरनेट के थ्रू वो चलते हैं, तभी उनको यूज़ किया जा सकता है, या डिजिटल फॉर्म में है, या कमर्शियल फॉर्म में है। और एक्सेप्ट वो हथियार जो यूज़ नहीं होते हैं, हथियार की वजह जैसे लाठी, या फिर जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो हथियार में नहीं आता। हाँ, लेकिन उसको, उन हथियारों को, आर्म्स वेपन को अपराध के लिए, ऑफेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्राइम के लिए, तब वो हथियार में आते हैं। उसके बाद आता है इसमें लाइसेंस। लाइसेंस में आता है जैसे लाइसेंस इशू किया जाता है, जैसे गन का है या कोई अदर वेपन्स है, उसका लाइसेंस इशू किया जाता है, जो कि सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में होता है। आजकल डिजिटल में भी आ रहा है अमेंडमेंट के बाद। फिर उसके बाद आता है लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी में आता है जो भी ऑफिसर या इस लाइसेंस आर्म्स एक्ट अधिनियम के अंतर्गत ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि लाइसेंस देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, और उनको वो यूज़ करते हैं। या फिर गवर्नमेंट सरकार होती है लाइसेंस, या फिर रिन्यू करवाती है, या रिन्यू करके देती है, वो होते हैं डिपार्टमेंट, लाइसेंस अथॉरिटी डिपार्टमेंट आर्म्स इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर दूसरा आता है इसमें एज। एज मतलब जैसे लाइसेंस एज 21 साल इसमें ऊपर रखी जाती है, कि जैसे कोई भी लाइसेंस हथियार लेना चाहता है तो वो ले सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए होता है, उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड से मतलब है
मतलब हर किसी को भी ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स होते हैं, आप नागरिक होते हैं भारतीय, उनको ये नहीं दिया जाता। 21 साल से ऊपर का मतलब है, और बैकग्राउंड का मतलब है कि 21 साल से ऊपर हो गया तो किसी को भी घर दे दिया, पिस्टल दे दिया, लाइसेंस वो होना चाहिए। जैसे कोई आर्मी से रिटायर्ड है, एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड है, या कोई वर्किंग में कोई एडवोकेट है, एडवोकेट एज एडवोकेट वर्क कर रहा है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको ये दिया जाता है। या फिर जैसे आम आदमियों में जैसे आता है, कोई व्यापारी है, उनको कोई खतरा है, उनको दिया जाता है। या फिर बाकी जो आम आदमी है, उनको गन तो पिस्टल नहीं दिया जाता, लेकिन उनको आजकल जो करंट लगाने वाला होता है, जैसे करंट लगाता है, या फिर वो गैस वाला सिलेंडर होता है, जिससे कोई उनको अपने डिफेंस के लिए, बचाव के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे करंट लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रो मशीन आती है, छोटी सी पॉकेट वाली, या फिर इस पॉकेट वाला वो गैस फॉर्म में आता है, जो स्प्रे जो होता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, और करंट लगने से भी वो दिया जाता है। बाकी गन पिस्टल ये दिया नहीं जाता। ये उनको जैसे गद्दी है, हिमाचल है, या फिर अदर जगह गद्दी है, गद्दी अधिनियम एक्ट है, कानून है, हिमाचल आर्म्स एक्ट है, वेपन एक्ट है, एम्यूनेशन एक्ट है, या फिर लोकल लॉज है, या फिर गद्दी अधिनियम है, या फिर भेड़ बकरी पालन अधिनियम है, या फिर कोई एक कमर्शियल जो कमर्स से या ट्रेड साइड से, बिजनेस साइड से होते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, उनको दिया जाता है। या फिर किसी को इमरजेंसी में दिया जाता है, टेम्परेरी में, टेम्परेरी के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी है, आर्म सिक्योरिटी है या अदर सिक्योरिटी है, वो दी जाती है। फिर उसके बाद आता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट में आता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या कमिश्नर, या डिप्टी कमिश्नर, ये इसमें अधिकारी आते हैं। और ये आर्म्स जो कोर्ट होता है, आर्म्स या वेपन जिसको हिंदी में हथियार न्यायालय कहते हैं, जहाँ पर हथियारों के ये केसेस चलते हैं, है ना, पक्षकारों के बीच, पार्टीज के बीच। फिर उसके बाद आता है कमिश्नर। कमिश्नर जहाँ पर जी कमिश्नर है, आर्म्स कमिश्नर, आर्म इंस्पेक्टर है हथियारों का, वहाँ पर आप कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर करते हैं, या फिर डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास करते हैं, या फिर उसके जैसे डिपार्टमेंट है। या फिर हमारा जो टाडा अधिनियम है, वो भी आता है, उसमें भी वो अलग से हथियारों का अधिनियम है, जो कि टेररिस्ट से रिलेटेड रखता है, कि टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं, वो इन हथियारों का यूज़ करते हैं, आर्म्स का, वेपन्स का, एम्यूनेशन का। फिर आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में आता है मतलब हस्तांतरण करना। जैसे कोई अपने पास पोजेशन में रखा है, कोई भी वेपन्स, आर्म्स, जो भी इस आर्म एक्ट में आते हैं, या कि अदर आर्म्स एक्ट में आते हैं, है ना, या टाडा टेररिस्ट एक्ट में आते हैं। जैसे संजय दत्त ने भी अपने पास वेपन्स रखे थे, और टाडा में उसको जेल की सजा हुई, तो वैसे आते हैं इसमें आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट में आता है कि जैसे पोजेशन में है, या वो बोरिंग करा हुआ है, या किराए रेंट पर लिया हुआ है, या खरीदता है, या उसके पास वो सेल परचेज करता है, सेल करता है, परचेज करता है, ट्रांसफर करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना, इंटर स्टेट करता है, आउटर स्टेट करता है, या फिर इंटर आउटर स्टेट इंडिया जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, सेल करता है, तो उसके अंतर्गत उसको जेल की सजा होती है। उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर फिर इसमें जैसे कोई नोक्सियस है, फ्लूइड में है, या फिर गैसियस फॉर्म में है, ऐसे एब्लिवेशन आते हैं जो कि इंटरनेट से चलते हैं, या बिना इंटरनेट के चलते हैं, डिजिटल है, वो आते हैं कि जैसे उनको यूज़ किया जाता है आतंकवादियों द्वारा और रखे जाते हैं, तो उसका यहाँ पर कानून दिया जाए जो कि अवैध है। फिर इसमें आता है जैसे एटम हथियार होते हैं, आर्म्स वेपन्स होते हैं, या न्यूक्लियर हथियार होते हैं, एटम बॉम्ब्स होते हैं, या चाहे वो जैसे साइबर हथियार होते हैं, डिजिटल हथियार होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंटरनेट वाले, वो भी प्रोहिबिटेड है, वो भी इसी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो कि इलीगल है, अनलॉफुल है, अवैध है, अपराधों के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो टेररिस्टों द्वारा, चाहे आदमियों द्वारा, जो आम नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, चाहे वो महिला पुरुष है, महिला टेररिस्ट है, आतंकवादी, या फिर पुरुष टेररिस्ट है, तो वो उसमें आते हैं, उनके बारे में। अब आता है अध्याय 2, धारा सेक्शन 3 से लेकर 12 तक, जिसमें कि 10 धाराएँ सेक्शन आती हैं। और इन जो 10 धाराएँ सेक्शन है, इनमें दिया गया है सेलिंग, परचेजिंग, बेचना, खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, या एक्वायरिंग करना, लेना, हथियार, या एम्यूनेशन, गोला बारूद, या वेपन्स दूसरे जो होते हैं, चाकू है, खोखरी है, दूसरे और भी हथियार है, नुकीले हथियार जो होते हैं, स्टील के हैं, लोहे के हैं, उनके बारे में है, उनका लाइसेंसिंग है। या फिर इसमें आता है लाइसेंसिंग और एक्वायरिंग या पोजेसिंग ऑफ हथियार, आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन्स। अब इसमें आता है कि जैसे किसी को हथियार लेना है, चाहे वो आर्म्स है, वेपन्स है, गन है, पिस्टल है, या फिर गोला बारूद है, एम्यूनेशन है, या फिर कोई चाकू, खोखरी है, कोई अदर चीज़ें हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए होता है कि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, या कोई भी नुकीला तेज धार हथियार होता है ना, जैसे कि कोई ग्रिप भी होता है, ग्रिप जो होते हैं, चाहे वो फोल्डिंग वाले हैं, चाहे दूसरे हैं, या कोई अदर जो मैंने कहा, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। आपके पास लाइसेंस है, वो सब रखने का। या फिर जो करंट लगाने वाला होता है, या जो गैस वाला होता है, वो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए बैकग्राउंड का मैंने बताया कि आपकी एज जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए। फिर दूसरा इसमें स्पेसिफिक जो हथियार होते हैं, एम्यूनेशन होते हैं, आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उसका बैकग्राउंड के लिए है कि आपका स्पेसिफिक है कि जैसे कोई स्पेसिफिक सा गन है, या कोई हथियार है, या कोई चाकू है, खोखरी है, या करंट लगाने वाला गैस वाला है, या कोई अदर। और जैसे यंगस्टर होते हैं, नौजवान होते हैं, माइनर होते हैं, या रिस्ट्रिक्शन टू यंगस्टर्स है, या माइनर्स है, चाइल्ड है, उनका प्रोहिबिशन है, उनको प्रतिबंध है, या उनको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जो कि 21 साल से ऊपर नहीं है, या फिर जो भी 16 से 18 साल या 21 साल के बीच आते हैं, या 18 साल से नीचे आते हैं, 16 साल से नीचे आते हैं चाइल्ड, तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और स्पेसिफिक हथियारों का मतलब है कि स्पेसिफिक हथियार जो कि शेड्यूल इस अधिनियम के या अधिनियमों के शेड्यूलों में दिया गया है, अनुच्छेदों में दिया गया है, उनकी कैटेगरी समझाया गया है, बताया गया है कि कौन-कौन से हथियार हैं, स्पेसिफिक स्पेशल हथियार जिनको आप ले नहीं सकते, जिनका आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है, जब तक आपके पास वो बैकग्राउंड क्लियर ना हो। बैकग्राउंड क्लियर होने का मतलब है आपका जो उसका जो प्रोसेसिंग लेने का, लाइसेंस सर्टिफिकेट लेने का जो टर्म कंडीशन रहता है ना? वो फुलफिल नहीं होती, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, परमिट नहीं मिलेगा उन स्पेसिफिक हथियारों को लेने का, चाहे ये दूसरे हथियार है नॉर्मल वाले, चाहे स्पेसिफिक वाले, है ना? फिर जो माइनर्स होते हैं, उनको अपने डिफेंस बचाव के लिए, ये चाइल्ड होते हैं, उनको जैसे गैस सिलेंडर वाले होते हैं, या दूसरे करंट वाले होते हैं, वो दे दिए जाते हैं, लेकिन गन, पिस्टल और दूसरे हथियार। दोस्तों, इसमें आता है प्रोहिबिशन और लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन फॉर द पर्सन्स। अब पर्सन यहाँ पर आता है कोई भी महिला पुरुष है जो कि लीगल एज, बैकग्राउंड
कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर प्रोसेसिंग, चाहे वो पर्सन में आता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, मेल फीमेल है, जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, या फिर हमारी कंपनी है, एजेंसी, इंडस्ट्रीज है ना, वो भी पर्सन में आता है। तो अगर वो इवन कंपनियां भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करना चाहती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है, या फिर सेल परचेज करना चाहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है इंडिया में, आउट इंडिया में, स्टेट में, राज्यों में, या यहाँ अपने सिटी शहर में भी वो नहीं कर सकती, उसके लिए प्रोविजन है। वो तब कर सकती है जब उनके पास क्या है, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, परमिट है, तो उसको सेल करने का, उसको परचेज करने का, उसको मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्शन करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्टेशन पर भी एक तो प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना, और जो दूसरा उनके पास लाइसेंस, परमिट होना चाहिए। दोस्तों, इसमें आता है प्रोहिबिशन और लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फॉर द पर्सन्स। अब पर्सन यहाँ पर आता है कोई भी महिला, पुरुष है जो कि लीगल एज, बैकग्राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर प्रोसेसिंग, चाहे वो पर्सन में आता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, मेल फीमेल है, जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, या फिर हमारी कंपनी है, एजेंसी, इंडस्ट्रीज है ना, वो भी पर्सन में आता है। तो अगर वो इवन कंपनियां भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करना चाहती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है, या फिर सेल परचेज करना चाहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है इंडिया में, आउट इंडिया में, स्टेट में, राज्यों में, या यहाँ अपने सिटी शहर में भी वो नहीं कर सकती, उसके लिए प्रोविजन है। वो तब कर सकती है जब उनके पास क्या है, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, परमिट है, तो उसको सेल करने का, उसको परचेज करने का, उसको मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्शन करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्टेशन पर भी एक तो प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना, और जो दूसरा उनके पास लाइसेंस, परमिट होना चाहिए। जैसे जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है, या बोर्ड होता है, या कमीशन होता है, या अदर डिपार्टमेंट होते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट होता है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, उनके अंडर ही होते हैं, या खुद सरकार होती है, वो इनको परमिट, लाइसेंस ये सब देती है। फिर इनमें क्या होता है कि जैसे कोई भी गन है, आर्म्स है, या कोई भी वेपन्स है, या ये आर्टिलरी है, या फिर जो हमारा एम्यूनेशन है, उसमें ये फेरबदल करना चाहते हैं, कुछ अल्टर करना चाहते हैं, या उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, या कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसका जो मैगजीन होता है वो वाला पार्ट है गन का, पिस्टल का, या फिर उसका जो बोजर वाला पार्ट होता है, या फिर उसका जो राइफल होती है उसका, या किसी भी हथियार का, उसमें कुछ भी अल्टर करना चाहते हैं, चाहे उसका आइडेंटिटी मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आईडी है, उसका नाम, टाइटल है, या फिर उसका नंबर है, या उसका स्टाम्प है, वो नहीं कर सकते। चाहे वो लाइसेंस शॉप वाले जो रहते हैं, स्टोर वाले जो रहते हैं, जो हथियार लाइसेंस देते हैं या बेचते हैं हथियार, या फिर जो दूसरे हमारे पुलिस वाले रहते हैं, या फिर जो अदर अथॉरिटी रहती है, वो नहीं दे सकते जब तक उनके पास खुद लाइसेंस ना हो, शॉप्स वालों के पास। तो दोस्तों, उसमें वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हथियारों में अगर अल्टर भी करना है, नाम करना है, टाइटल करना है, कुछ भी करना है ना, या तो उसके लिए उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना। चाहे वो मैन्युफैक्चर कंपनियां है, चाहे कोई भी पर्सन है, चाहे वो एक शॉपकीपर, शॉप वाला है, उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि जैसे कोई भी पर्सनल ऑर्डिनरी जो हथियार होते हैं, उनके लिए, चाहे वो गन है, चाहे वो दूसरे हथियार है, तो उनके लिए क्या रखा गया है कि जैसे पहले था ये जो एक्ट है हमारा 1959, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 आप बंदूक, गन रख सकते हैं, है ना, चाहे वो आर्म या डिफेंस के रिटायर्ड है, चाहे वो अदर रिटायर्ड है, चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई भी है, चाहे अंडर सर्विस है, तो 2 से अधिक नहीं रख सकते। जो भी बैकग्राउंड क्लियर करते हैं, कंपटीशन 2 से अधिक। फिर 1983 जो आर्म एक्ट है उसमें बताया गया है कि उसमें आप 3 रख सकते हैं, और 90 दिनों के भीतर अगर उनके पास 3 से अधिक है तो जाके उनको बताना पड़ेगा पुलिस वाले के पास, और दूसरा जो अथॉरिटी होती है उसके पास, और 2 से ज़्यादा वो 3 से ज़्यादा इस अधिनियम में दे नहीं सकते थे। लेकिन फिर से जो हमारा 2019 आर्म एक्ट है उसमें फिर से इसकी लिमिटेशन 2 कर दी गई, 2 से अधिक हथियार नहीं रख सकते हैं। नहीं तो उसको 2 से अधिक, जो कि करंट लॉ है, कानून है, 2 से अधिक अगर हथियार रखना है, या 2 से अधिक जिसके पास हथियार है, तो वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, या मजिस्ट्रेट है, या फिर जहाँ से उसको जो इश्यू किया गया है, या बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके उसकी सूचना 1 साल के भीतर वो दे और बताए, तो बाकी उसका कार्रवाई होती है। फिर दूसरा होता है, ये तो वो अवैध होता है, इलीगल होता है, क्योंकि 2 से अधिक हथियारों के ऊपर आपको लाइसेंस में अथॉरिटी जो है परमिट नहीं देता है। 2 से अधिक हथियार, बंदूक, गन आप नहीं रख सकते। फिर उसके बाद आता है कि जैसे जो शॉप्स वाले होते हैं, या शॉपकीपर होते हैं, या स्टोर वाले होते हैं, जिनके पास ये कंपनी है, उनके पास जो बेचते हैं 2 से अधिक, या 1 से अधिक भी, या 2 से अधिक भी, तो उनको क्या करना पड़ता है, जब भी वो नया, इवन नया हथियार, पहला हथियार भी देते हैं किसी को, बंदूक या गन, या उसकी जो पिस्टल जो रहती है, गन की गोलियाँ रहती है, तो उसको उनको रिटर्न में वो दुकान वाला भी, जो बंदा जिसको सेल करना है, जो परचेजर है, उसको भी, दोनों साथ में जाकर पुलिस को उसकी रिटर्न में सूचना दे, नहीं तो दूसरा मजिस्ट्रेट को। ये इसका प्रोसेस रहता है। फिर इसमें रहता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, आउटर इंडिया या कंपनी भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें आता है कि जो ट्रांसफर रहता है, ट्रांसफर मतलब जैसे किसी को कोई भी लाइसेंस जो पर्सन होता है ना, उनके ऊपर ये कानून है, वो अपना हथियार जो है, बंदूक है, गन या दूसरे हथियार किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते, ना चलाने के लिए, ना उनके पास रखने के लिए, ना उनको बोरो करवा सकते हैं, ना रेंट पर दे सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर ऐसा करते तो एक गैर कानूनी अपराध है, गैर कानूनी कार्य होता है। फिर दूसरा होता है कि जैसे जो शॉप्स वाले हैं वो भी दूसरों को हथियार नहीं दे सकता, वो देते हैं तो उससे वो रिटर्न कार्रवाई होती है, या गोली भी देनी है तो उसके लिए उसको पुलिस के पास सूचित करना पड़ता है, रिटर्न में एप्लीकेशन देके, और फिर वो जाके मजिस्ट्रेट के पास वो सारी चीज़ें करवाते हैं। उसके बारे में यहाँ तक कानून था। 2 से अधिक आप हथियार लाइसेंस नहीं रख सकते, और अनलाइसेंस को तो आपको पता ही है, अवैध है। दिया गया है 13 धारा से लेकर 18 धारा तक, जिसमें टोटल कुल मिला के 6 धाराएँ सेक्शन आती हैं, और इन धाराओं में दिया गया है, जो चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है, तीसरे अध्याय का जो नाम है, इसका नाम है प्रोविजन रिलेटिंग टू, जो प्रक्रिया रहती है लाइसेंस को ग्रांट करने से रिलेटेड, सर्टिफिकेट लाइसेंस जो रहता है उसके बारे में दिया गया है, जो कि इन 6 धाराओं। अब इसमें आता है ग्रांट, परमिट या परमिशन या एक्वायरिंग लाइसेंसिंग ऑफ गन। तो इसमें दिया गया है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहती है वो क्या करेगी, अगर कोई गन लेना चाहता है जो कि बैकग्राउंड क्लियर कर लेता है, तो इसमें जो जैसे जो क्रॉप्स रहती है, फसल के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए गन लेना चाहता है, तो वो गन उसको दी जाएगी, लेकिन वो उसमें जो उसका बैरल रहता है, जो आगे इसको पाइप रहती है स्टार्टिंग से, तो 21 इंच से ज़्यादा ना हो, या फिर दूसरी जो बजल गन रहती है वो दी नहीं जाएगी, उसके लिए रीजन कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि बजल गन दी जाती है कोर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए। फिर इसमें दिया गया है कि जैसे
कोई भी कंपनी है, व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, जो पूरा बैकग्राउंड टर्म कंडीशन क्लियर करता है, उन्हीं को ये लाइसेंस दिया जाएगा। और फिर जब उनको दिया जा रहा है तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो जो पुलिस वाला है, उनका नियर बाई पुलिस रहता है, वहाँ पर वो रिपोर्ट करेंगे। वहाँ से जैसे हम पासपोर्ट बनाते हैं, ठीक वैसे प्रोसेस इसका रहता है और वैसे इसमें किया जाता है। उसमें रिपोर्ट पुलिस वाले लाइसेंस अथॉरिटी को देते हैं, जो गन आर्म लाइसेंस अथॉरिटी रहती है, उसको दिया जाता है। सिर्फ वैसे प्रोसेस चलता है। फिर इसमें दिया गया है कि इसका प्रोहिबिशन और लेकिन गन, वेपन, हथियार, इसकी एक कुछ रीजन, ग्राउंड टर्म कंडीशनें होती है, रीजन होते हैं, वो रिटर्न में होने चाहिए आपके पास कि क्या रीजन है जिस कारण आप क्या बोलते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए या किसी अदर प्रोटेक्शन के लिए वेपन, आर्म, हथियार ले रहे हैं, लाइसेंस उसका ले रहे हैं। अगर प्रोटेक्शन के लिए है, बाकी बिजनेस व्यापार के लिए ले रहे तो उसका दूसरी कंडीशन चलती है। फिर इसमें चलता है फी, चलता है उसका फीस रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, या फिर जब रिन्यूअल उनका करवाना हो तो उस टाइम भी उसमें जैसे कि लाइसेंस तो मिलता है गन का, 5 साल के लिए गन का लाइसेंस आपको दे दिया जाता है। हर 5 साल बाद उसका रिन्यूअल होता है डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन कोई बिजनेस व्यापार के लिए कर रहा है या तो प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, जैसे उसमें जैसे लिमिटेशन एक्ट रहता है, उसमें लिमिटेशन उसकी चेक करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि आप उसमें जैसे रहता है लिमिटेशन एक्ट में कि उसको अपील करना है, रिव्यू करना है, रिवीजन करना है, तो वो भी देखना पड़ता है कि अगर ढाई के लिए उन्होंने आपका लाइसेंस रद्द कर दिया है ना, या फिर कैंसिल कर दिया है, या रिवोक कर दिया, या आपके ऊपर बैन लगा दिया लाइफ टाइम के लिए या टेम्परेरी, है ना, तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। या आपके पास लाइसेंस था कंपनी चलाने का, बंदूक बनाने का या बंदूक रखने का, तो वो लाइसेंस देने के लिए कुछ टर्म कंडीशनें होती है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए है या कोई अदर प्रोटेक्शन के लिए है या सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए या कंपनी बनाने के लिए, तो उसकी अलग टर्म कंडीशनें हैं। उसमें दिया गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, महिला पुरुष है, जो ऑफेंडर्स है, अपराधी है या हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल अपराधी है, जिसने एक आधी बार भी जेल की कितने भी दिनों की, महीनों की, हफ्ते की सजा काट ली है किसी भी अपराध में, तो उसको आने वाले सजा जिस दिन उसकी खत्म होती है उस दिन से लेकर आने वाले 5 साल तक इसमें लिमिटेशन है। आने वाले 5 साल तक उसको वो लाइसेंस नहीं ले सकता है, ना ही कंपनी शॉप दुकान खोल सकता है हथियारों की, ना ही पर्सनल यूज के लिए किसी अदर प्रोटेक्शन के लिए उसको लाइसेंस किसी प्रकार का नहीं दिया जाता है। वो तब दिया जाता है जब वो 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद उससे सिक्योरिटी बोर्ड मांगा जाता है, तो वो कंप्लीट होता है, सिक्योरिटी बोर्ड पर उसको बंदूक दी जाती है या उसको अथॉरिटी या परमिट लाइसेंस दे देता है कि आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं या अपना यूज प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं, या फिर जो जैसे कोर्ट है उसके लिए ले सकते हैं। 5 साल का उसके लिए टर्म कंडीशन होता है ऑफेंडर्स के लिए। फिर दूसरा होता है कि वो अनसाउंड बाइट नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है ना। फिर तीसरा है कि वो लुनाटिक नहीं होना चाहिए, पब्लिक पीस सिक्योरिटी को देखते हुए भी हथियार। फिर जो लाइसेंस पर्सन रहते हैं, चाहे प्रोडक्शन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेल परचेज, जिसके पास भी लाइसेंस है, कोई भी व्यक्ति है, लाइसेंस है उसके पास, लेकिन वो लाइसेंस रिवोक हो जाता है, बैन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है या डिसमिस हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? अगर उसकी कोई कंप्लेंट कर देता है कि वो 2 से ज़्यादा उसने हथियार रखे हैं, जो लाइसेंस की टर्म कंडीशनें होती है इस अधिनियम के अंतर्गत या अदर अधिनियमों के अंतर्गत, या फिर जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है, या फिर हमारा जो वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत जो हमारे जनजीवन में जो जीव, पशु, पक्षी है ना? उनको ज़बरदस्ती मार रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, संरक्षित किए गए हैं। आप कोर्ट के लिए उसको मारे, लेकिन आप ऐसे पशु को मारे या ऐसे जो पेड़-पौधे उनका नुकसान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है यहाँ पर। बाकी ऑर्डिनरी जो है उनको तो मार लेते हैं कि भाई उनका शिकार करके आपकी फसल करते हैं, अपना प्रॉपर्टी डिफेंस उसमें लगता है। लेकिन जो अपील, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं, रिवोक होने के बाद, डिसमिस हो या बैन लगने के बाद, फिर से गन लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए या कंपनी खोलने के लिए, उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पर अगला आता है नेक्स्ट अध्याय 4 चैप्टर 4, जो कि दिया गया है धारा सेक्शन 19 से लेकर 24 तक, जिसमें कुल मिला के 6 धाराएँ सेक्शन आती हैं। और जो इस चैप्टर अध्याय का नाम है वो है प्रक्रिया और पावर, शक्तियाँ, मतलब पावर एंड प्रोसीजर, है ना? रिलेटिव टू सीजर है, चाहे सर्च है या पोजेशन है या फिर डिटेंशन है, चाहे वो लाइसेंस पर्सन है, चाहे वो आर्म्स और एम्यूनेशन और अदर हथियार और वेपन्स है, उनके बारे में है। तो किसके पास ये पावर होती है सर्च करने की या सीज करने की, है ना? विदाउट वारंट या वारंट के साथ, है ना? ये होती है पुलिस वालों के पास, या फिर जो हमारा आर्म्स जो डिपार्टमेंट रहता है उसके पास होती है, पुलिस वाले के पास होती है, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है, उसके जो अदर डिपार्टमेंट है उनके पास होती है, या फिर हमारा जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास होती है। फिर हमारा जो भी लोक सेवक, जैसे इसमें दिया गया है कि जो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, या फिर जो हमारे पब्लिक ऑफिसर होते हैं, है ना? और अगर कोई ऐसा अपराध कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट होता है या जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, वो सीज तो नहीं कर सकते हैं, बट वो आम आदमियों की तरह कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट है इसका, है ना? जो हमारा बोर्ड है या जो गवर्नमेंट है या डिपार्टमेंट है या फिर मजिस्ट्रेट है, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर जो हमारे जो कुछ ऑफेंसेस हो रहे होते हैं आम आदमियों की तरह ही, वो भी उनको गिरफ्तार कर और करवा सकते हैं। उसके बारे में प्रोसीजर फिर रहता है। इसमें प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं या जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, या फिर हमारे जो एरियाज जैसे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को ध्यान में रखते हुए, लोग जो शांति होती है या पीस होता है या सिक्योरिटी होती है, तो ऐसे ये इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे टेम्पल है, स्कूल है, कॉलेज है, ऐसे ही कुछ एरियाज होते हैं कि जहाँ पर ये कानून द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं कि वहाँ पर गन बंदूक रखी दी जाए, लाइसेंस ना हो उसके नियर बाई। या फिर ऐसे ये डिस्टर्ब एरियाज होते हैं, जो रैलियाँ होती है या फिर प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये कानून बना होता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड और डिस्टर्ब एरियाज, या फिर इसमें रहता है सीज या प्रोडक्शन या डिटेंशन करने की जो पावर होती है, एक होती है पुलिस वाले के पास, दूसरी होती है चाहे वो बिलेबल है, चाहे नॉन बिलेबल ऑफेंस है, चाहे वो लाइसेंस वाले हैं, चाहे लाइसेंस वाले जो क्राइम होते हैं जिनके पास होल्डर्स है, उनकी क्राइम है, अपराध है, या फिर अपराध नहीं भी है तो उनमें जो प्रोसीजर होता है लाइसेंस वालों के लिए भी, चाहे कंपनी है, कोई महिला पुरुष है जिनके पास गन है या दूसरे वेपन्स है, तो उसमें कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट के पास उसको मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। दूसरा पहला पुलिस के पास, तीसरा होता है हमारा लाइसेंस जो डिपार्टमेंट बोर्ड अथॉरिटी, और चौथा होता है हमारी सरकार, स्टेट यूनियन और उसके सेंट्रल और उसके डिपार्टमेंट अदर, इनके पास होता है। लेकिन आम आदमी की तरह लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनको पकड़वा सकते हैं पुलिस वालों को सूचित करके, उनके पास वो पावर नहीं होती कि उनको बुलाए, उनकी इंक्वायरी करे या उनका डिटेंशन करे। हाँ, ऐसे लड़ाई झगड़े में पकड़ के वहाँ सबमिट करना पड़ता है पुलिस वाले के यहाँ पर, जैसे आम आदमी करते हैं, क्योंकि पुलिस के पास ये पावर होती है। फिर इसमें दिया रहता है कि जैसे
जो मैजिस्ट्रेट रहता है उसमें पुलिस क्या करती है कि जैसे बिना वारंट के भी मैजिस्ट्रेट से बिना वारंट के भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसे कुछ सस्पिशियस कॉग्निजेबल ऑफेंडर्स होते हैं या अपराध होते हैं या इसमें दिया गया है कि सीजर और प्रोडक्शन या प्रोड्यूस जो भी लाइसेंस पर्सन होते हैं जिनके पास वेपन का रखने का हथियार रखने का लाइसेंस होता है परमिट होता है, तो मैजिस्ट्रेट जो आर्म न्यायालय होता है या हमारा हथियार न्यायालय होता है, मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रस्तुत होने के लिए कहा जाता है। तो जब वो मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर जाता है तो उसको जैसे कि वो उसको होना पड़ता है। फिर दूसरा आता है कि जैसे वो जो लाइसेंस वाला पर्सन है वो क्या हो गया, मर गया है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका जो हथियार है, लाइसेंस है, वो सारा फिर से डिपार्टमेंट क्या कर लेता है, अपने पास ले लेता है। उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको दिया नहीं जाता, उससे किया जाता है कि वो उससे मंगवाया जाता है कि वो मर चुका है तो लाकर दे दिया जाए न्यायालय में, उसको सबमिट कर दिया जाए उसके डिपार्टमेंट में, क्योंकि दूसरा पर्सन लाइसेंस वाला हथियार जो है गन रख नहीं सकता, जो कि मोर देन 2 होता नहीं है। फिर उसके बाद बताया गया है कि जैसे उसने अपने सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाकर किसी की हत्या कर दिया, लेकिन वो मर्डर नहीं है अभी, तो उसमें चार्जेस प्रूव होंगे कि उसने जानबूझकर किया है या उसने अपने बचाव में किया है, तो तब भी उसको वहाँ पर सीज किया जाता है। और अगला आता है अध्याय 5 जो कि दिया गया है धारा सेक्शन 25 से लेकर 33 तक, जिसमें टोटल कुल मिला के 9 धाराएं सेक्शन आती है। और इन धाराओं में जो दिया गया, जो चैप्टर अध्याय का जो नाम है वो है ऑफेंसेस, अपराध एंड पेनल्टीज। और इसमें दिया और फाइन, और इसमें दिया गया है उसका क्या प्रोसेस है, वो कितनी होती है, कि जैसे जितने भी प्रकार के जैसे लाइसेंस है, जो भी अनलाइसेंस्ड पर्सन है या लाइसेंस्ड कंपनी है या कोई भी अदर महिला पुरुष है, वो क्या करते हैं, अपने पास गन रखते हैं या कोई अदर हथियार, बंदूक रखते हैं, गन रखते हैं, या फिर कोई तलवार चाकू रखते हैं, या फिर दूसरे हथियार जो कि जानलेवा हथियार है, स्टील के, आयरन के हैं, या फिर जैसे कोई कड़ा होता है वो रखते हैं, या कोई ग्रिप है वो रखते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। या फिर जैसे उनके पास है लेकिन उनके पास परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इवन छोटा-सा जो नेल कटर टाइप का होता है, उसमें चाकू लगा होता है, वो भी रखते हैं। तो ये सारे क्या है, आर्म्स वेपन्स में आते हैं। और इनमें दिया गया है कोई अगर इसमें रखता है तो इसको रखने की जो सज़ा है, वो सज़ा है 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा। और आर्म्स, एम्यूनिशन और उनके पास पाया जाता है या अदर वेपन्स, तो उसमें 7 साल की सज़ा, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं, बोरिंग करते हैं, रेंट पर है या चलाते भी हैं, या जैसे किसी की बंदूक लेकर चलाते हैं और उसका जानकारी अगर मिलती है, किसी दूसरे की गन लेकर जो कि लाइसेंस भी है, तो इसमें जो सज़ा दी जाती है 7 साल की है, 10 साल की है, क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है बंदूक चलाने की। और दूसरा जो इसमें दिया गया है कि जैसे जो लाइसेंस्ड पर्सन है या कंपनी है, वो भी अगर अपराध करती है और वो पर्सन भी अपराध करते हैं लाइसेंस वाले, तो उनको भी सज़ा है 7 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 14 साल की, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है, और फांसी की सज़ा भी है, डेथ जो फांसी की सज़ा होती है। फिर इसमें दिया गया है कि जैसे दूसरे वेपन्स होते हैं, जैसे कोई नाइफ है, छोटा-सा नाइफ होता है एक, या फिर नेल कटर होता है या कोई कड़ा होता है, जानलेवा जो हथियार जिसमें तेज़ धार चीज़ें बनी होती है, तो उसकी जो सज़ा है 3 महीने की सज़ा है उसमें, 3 से लेकर 6 महीने की सज़ा है। और लाइसेंस का जो कंट्रावेंशन करता है, लाइसेंस के अगेंस्ट वर्क करता है, रेवोल्यूशन के, इसमें दिया गया है कि जैसे कोई भी पर्सन, व्यक्ति अनलाइसेंस्ड स्टोर कीपर और जो स्टोर वाले रहते हैं, जो उससे अनलाइसेंस्ड वाले से परचेज़ करते हैं वेपन, कोई भी हथियार, चाहे वो चाकू है या कोई अदर हथियार है या फिर बंदूक है, तो उसके लिए उनको सज़ा दी जाती है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की उनको सज़ा हो सकती है, जो भी खरीदता है, खरीदने वाले को, परचेज़र को। फिर उसके बाद आता है इसमें छठवां लास्ट अध्याय जो कि दिया गया है हमारा धारा 34 से लेकर 66 तक, और उसमें टोटल कुल मिला के 32 धाराएँ सेक्शन आती है। और बेसलेनियस अतिरिक्त ये पार्ट है, और उसमें दिया गया है कि जैसे वाइकेरियस लायबिलिटी और ज्वाइंट लायबिलिटी का यहाँ पर लगता है, या कमीशन ऑफ ऑफेंसेस है, उनके बारे में दिया गया है कि जैसे किसी की गाड़ी में, कार में, पोजेशन में, रेंट में, किराए के कमरे में, घर में क्या मिल जाता है, आर्म्स मिल जाते हैं, वेपन्स मिल जाते हैं, है ना? या कोई अदर वेपन्स मिल जाते हैं, भले ही वो खोखली है, कोई अदर जानलेवा घातक हथियार जो कि अलाउड नहीं होते। तो उसके लिए प्रोसीजर है, प्रोसेस है, सज़ा है जो कि अवैध है, उसका दिया गया है कि दोनों की लायबिलिटी होगी, चाहे वो 2 बंदे हैं, चाहे वो 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, तो उसका प्रूव और अनप्रूव है उसके बारे में है। फिर इसमें दिया गया है कि जैसे उसमें रिपील और सेविंग के बारे में दिया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की पावर है रूल मेकिंग की या अदर आर्म्स से रिलेटेड, वेपन्स रिलेटेड अधिनियम बनाने की, कानून बनाने की, रूल रेगुलेशन बनाने की। फिर इसमें दिया गया जो शेड्यूल है, जिसमें कैटेगरी ऑफ आर्म्स दिया गया कि वो कौन-कौन से प्रकार के आर्म्स है, वेपन्स है, एम्यूनिशन है, वो इसमें रखे गए हैं। उसके बारे में दिया गया है और वो क्यों अपराध में आते हैं, अगर उनका रखते हैं, और कौन से वो कैटेगरी के जो कि अपराध में नहीं आते हैं, वो लाइसेंस आपके पास है या उनका सेल परचेज बाकी अदर हम कर सकते हैं। फिर दिया गया है कि जैसे हमारा लिक्विड है, फ्लूइड है, एयर, उसमें फोन में साइबर या इंटरनेट वाले या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वाले जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनको भी हथियार या आर्म्स की कैटेगरी में रखा गया है। चाहे जो इसके जो अमेंडमेंट वाले अधिनियम है दूसरे आगे को, या अदर जैसे टाडा है, कोई और अधिनियम है, चाहे वो फिर बायोलॉजिकल आर्म्स में आता है या फिर केमिकल आर्म्स में आता है, या एयर या फिर जो हमारा लिक्विड या फोर वाले आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं, उसमें आता है, जैसे कि या वायरस फोर वाले जो आर्म्स होते हैं, वायरस जैसे कोरोना वायरस, कोई कंट्री दूसरे कंट्री, तो ये सारी आर्म्स वेपन एक्ट में आते हैं। इसमें दिया गया हथियारों का कानून जो भारतीय। और थैंक यू, धन्यवाद, यही तक था, यही तक दिया गया था। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें।